बजट सर्वेक्षण 2019-2020 के अंतर्गत हम कृषि एवं खाद्य प्रबंधन को पढ़ेंगे। इसका परिचय देते हैं। पहले यह क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, रोजगार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के लगभग 70% ग्रामीण परिवार अभी भी मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इस आलोक में सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र का सिंहावलोकन। सकल मूल्य वृद्धि में कृषि का हिस्सा GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2014-2015 के 18.2% से घटकर वर्ष 2019-2020 में 16.5% हो गई। समृद्धि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति। कृषि वानिकी और मत्स्य पालन में वर्ष 2018-2019 में हुई 2.9% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2.8% होने का अनुमान है। सकल पूंजी निर्माण में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति GCF GVA के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2012-2013 के 16.5% से वर्ष 2017-18 में 15.2% तक उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही। कृषि उत्पादन में सुधार और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उच्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। सरकार ने उत्पादन की लागत से 1.5 गुना रिटर्न देने सहित सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है। प्रत्यक्ष समर्थन। इसके अतिरिक्त कई प्रत्यक्ष आय निवेश सहायता योजनाओं की घोषणा की गई है। आय निवेश सहायता योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह की योजनाएं कई राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की गई है। उदाहरण के लिए ओडिशा सरकार की आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता योजना, झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और तेलंगाना सरकार की रायतू बंधु योजना है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है और तेलंगाना सरकार की रायतू बंधु योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कृषि का मशीनीकरण हुआ। जैसे जल एवं भूमि संसाधनों तथा श्रमिक संसाधनों की कमी होने से उत्पादन में वृद्धि की जिम्मेदारी उत्पादन के मशीनीकरण और कटाई के बाद के प्रचलनों पर निर्भर हो गई। कृषि हेतु विद्युत की उपलब्धता। सरकार ने वर्ष 2030 के अंत तक कृषि हेतु विद्युत उपलब्धता को 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर 2016-17 से बढ़ाकर 4.0 किलोवाट प्रति हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है। कृषि मशीनीकरण ब्याज में वृद्धि। भारत में कृषि मशीनीकरण बाजार में वृद्धि। तो फिर इसके अंतर्गत बताया गया है कि भारत में कृषि मशीनीकरण बाजार वर्ष 2016-2018 के दौरान 7.53
प्रतिशत की CAGR से बढ़ा। यह भारत के विश्व में सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग होने से संयोजित है। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को कृषि मशीनरी का परीक्षण देने और प्रदर्शन करने, किसानों को विभिन्न कृषि मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। फसल अवशेष का स्वस्थानीय इन सीटू प्रबंधन, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष के स्वस्थानीय प्रबंधन हेतु विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। स्वस्थानीय फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों और उपकरणों हेतु व्यक्तिगत किसानों को 50% और कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। समग्र मशीनीकरण की कमी। संयुक्त राज्य अमेरिका 95%, ब्राजील 75%, चीन 57% जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में कृषि मशीनीकरण 40-45% है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर चीन है। इसके प्रमुख कारणों में छोटी जोत, विद्युत तक पहुँच, ऋण लागत एवं प्रक्रिया, अनियमित बाजार तथा निम्न जागरूकता के कारण वाहनीय प्रचलन का अभाव शामिल है। क्षेत्रीय विषमताएं। उत्तर भारत में अन्य क्षेत्रों की तुलना में मशीनीकरण का स्तर अधिक है। चावल और गेहूं की फसलों में मशीनीकरण का विस्तार सर्वाधिक है। सूक्ष्म सिंचाई महत्वपूर्ण है। देखिए, सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई शामिल है, जो किसानों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय है। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY को इसके प्रति बूंद अधिक फसल घटक के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, इस तकनीकी से किसानों को निम्नलिखित लाभ हुए हैं। सिंचाई के जल की 20 से 48% बचत, 10 से 17% तक ऊर्जा की बचत, श्रम लागत में 30 से 40% का बचत, उर्वरकों की 10 से 90% बचत, फसल उत्पादन में 20 से 38% तक की वृद्धि। सूक्ष्म सिंचाई कोष। सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सुविधा के लिए नाबार्ड के साथ एक समर्पित MIF निर्मित किया गया है। MIF क्या होता है? तो ये माइक्रो इरिगेशन फंड, इसे हिंदी में हम सूक्ष्म सिंचाई कोष कहते हैं। तो ये नाबार्ड के साथ एक समर्पित MIF निर्मित किया गया है। ये राज्यों की सुविधा के लिए है। नेक्स्ट है कृषि ऋण। वर्ष 2019-2020 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 13.5 लाख करोड़ रुपए तक किया गया है। असामान्य क्षेत्रीय वितरण यह देखा गया है कि पूर्वोत्तर, पहाड़ी और पूर्वी राज्यों में ऋण वितरण व्यवस्था कम है, जबकि दक्षिणी राज्यों यथा केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह सर्वाधिक है। फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक गैर परिहार्य जोखिमों के विरुद्ध बुवाई पूर्व से लेकर फसल कटाई के पश्चात के जोखिमों के प्रति व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। बढ़त कवरेज PMFBY द्वारा
देश में मौजूदा 23% से 50% सकल फसली क्षेत्र के कवरेज में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP एक वेब आधारित एकीकृत IT प्लेटफॉर्म है जो PMFBY और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से संबंधित डेटा तक पहुंच प्राप्त करने, डेटा दर्ज करने के लिए सभी हितधारकों के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। इस पोर्टल का उद्देश्य किसानों के खाते में बीमित दावा राशि के जमा होने में विलंब को समाप्त करना और PMFBY की उचित निगरानी करना है। परिचालन दिशा निर्देशों में संशोधन। PMFBY के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर सरकार ने योजना के परिचालन दिशा निर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है। इस योजना में अब विलंब के लिए ब्याज जुर्माना, विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रियाओं तथा बारहमासी फसलों तथा पायलट आधार पर जंगली पशुओं द्वारा किए जाने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। कृषि सेवाएं और संबद्ध क्षेत्र। कृषि व्यापार भारत कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में एक अग्रणी स्थान रखता है। हालांकि इसका कुछ कृषि नियंत्रण बास्केट विश्व कृषि व्यापार के 2.15% से अधिक है। प्रमुख निर्यात गंतव्य USA, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश। प्रमुख निर्यात गंतव्य है USA, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश। और प्रमुख उत्पाद चावल, जिसमें बासमती और गैर बासमती दोनों शामिल है, और मसाले और कपास। सरकार ने व्यापार नीति से संबंधित निम्नलिखित उपायों को अपनाया है। कुछ उत्पादों जैसे मटर पर आयात शुल्क बढ़ाने, आयात पर प्रतिबंध लगाने और काली मिर्च जैसे उत्पादों के लिए न्यूनतम आयात मूल्य MIP प्रदान करने जैसे सुरक्षा उपायों को किया है। दालों और खाद्य तेलों के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। दालों और खाद्य तेलों के कृषि निर्यात नीति के निर्माण का उद्देश्य कृषि निर्यात को दोगुना करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारतीय किसानों तथा कृषि उत्पादों को एकीकृत करना है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि कृषि निर्यात नीति के निर्माण का उद्देश्य कृषि निर्यात को दोगुना करना है और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारतीय किसानों तथा कृषि उत्पादों को एकीकृत करना है। कृषि व्यापार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान रखने के लिए विदेशों में कई भारतीय दूतावासों में एग्री सेल का निर्माण किया है। साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम, तो ये क्या है, इसे CAPS भी कहते हैं। यह कंप्यूटर उपग्रह इमेजरी और सुपर कंप्यूटिंग की सुविधा के साथ सेंसर के उपयोग को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से कृषि कार्यों में अनिश्चितता और जोखिमों को कम करने में सहायता करेगा और किसानों को परामर्श प्रदान करेगा। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की पहल। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की पहल एकीकृत ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए कृषि शिक्षा पोर्टल, जिसे हम
EKTA मतलब एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम कहते हैं। इसके 9 मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जैसे ई-कल्प आदि। ये किससे संबंधित है? तो ई-कल्प ये कृषि से संबंधित है। साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम। इसने कृषक समुदाय के लिए 2 मोबाइल ऐप, किसके लिए? कृषक समुदाय के लिए 2 मोबाइल ऐप किसान सुविधा और पूषक कृषि विकसित किए हैं। तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा, कृषि, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान तथा शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिए ICAR प्रमुख अनुसंधान संगठन है। उच्च उपज वाली किस्में और ब्रीडर सीड्स वर्ष 2019-2020 के दौरान कुछ 2020 नई किस्मों, संकर फसलों की फसलें, 93 बागवानी फसलों और 18 जैव फसलों वाली फसलों को अधिसूची जारी किया गया। स्वदेशी नस्लों का संरक्षण, वर्ष 2019 में लगभग 184 स्वदेशी नस्लों को पंजीकृत किया गया था। यह पंजीकृत नस्ल नई किस्मों की IPRS के लिए कानूनी सहायता प्रदान करेगा और संकटग्रस्त नस्ल तथा स्वदेशी नस्लों को संरक्षण प्रदान करेगा। पशुधन को रोग से सुरक्षा, पशुधन को रोग मुक्त करने के लिए जापानी एनसेफलाइटिस, JE और ब्लू स्टोन BT रोगों से बचाव हेतु नैदानिक कीट और संक्रामक बर्सल रोग आधारित सब वायरल पार्टिकल से संबंधित वैक्सीन विकसित किए गए हैं। प्रयोगशाला से प्रौद्योगिकी को किसानों के खेत में स्थानांतरित करना। प्रयोगशाला से प्रौद्योगिकी को किसानों के खेत में हस्तांतरित करना। देश के 716 किसान विकास केंद्रों KVKS को 3.37 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के साथ जोड़ा गया है, ताकि किसानों के बीच KVKS की पहुंच बढ़ाई जा सके और मांग संचालित सेवाएं एवं सूचना उपलब्ध कराई जा सके। KVKS ने 42,361 ऑन फार्म ट्रायल और 2.71 लाख प्रायोगिक प्रदर्शन किए हैं। संबंध क्षेत्रक, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, इसे ध्यान से समझिए। पशुधन क्षेत्र विगत 5 वर्षों के दौरान 7.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। तो ये बड़ा है ना, अच्छा है। फिर पशुधन से आय ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। पशुधन से आय ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है और इसने किसानों की आय को 2 गुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मुंह पका खुर पका रोग, ये पशुओं को होने वाला रोग है। मुंह पका खुर पका रोग के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए। तो यह योजना वर्ष 2025 तक टीकाकरण एवं इस रोग के उन्मूलन के साथ वर्ष 2030 तक FMD के पूर्ण नियंत्रण की परिकल्पना करती है। उन्मूलन के साथ वर्ष 2030 तक इसको ये जो रोग है मुंह पका खुर पका रोग, तो 2030 तक इसका उन्मूलन के साथ वर्ष 2030 तक MFD के पूर्ण नियंत्रण की परिकल्पना करती है। और जो टीकाकरण है, यह योजना वर्ष 2030 तक टीकाकरण एवं इस रोग के उन्मूलन के साथ 2030 तक नियंत्रण की परिकल्पना करती है।
मतलब टीकाकरण 2030 से है, 30 तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक। भारत विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2018-2019 में देश के दुग्ध उत्पादन 6.5% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 188 मिलियन टन था, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता बढ़कर प्रतिदिन 394 ग्राम हो गई। रोजगार और बेरोजगार पर NSSO ने 68वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार 16.44 मिलियन श्रमिक पशुपालन, मिश्रित कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि की गतिविधियों पर संलग्न हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र, यह क्षेत्र आरंभिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मत्स्य पालकों तथा मूल्य श्रृंखला में इसके लगभग 2 गुने लोगों को आजीविका प्रदान करना है। स्वतंत्र विभाग इस क्षेत्र के महत्व की पहचान करते हुए वर्ष 2019 में एक मत्स्य पालन विभाग नामक एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई है। कृषि GDP और नियंत्रण में हिस्सेदारी, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन का सकल घरेलू उत्पाद में 6.58% की हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा आय अर्जन के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। ज्ञातव्य है कि भारत विश्व के प्रमुख समुद्री खाद्य निर्यातक देशों में से एक है। मत्स्य उत्पादन वर्ष 2018-2019 के दौरान देश में कुल मत्स्य उत्पादन 13.42 मिलियन मीट्रिक टन MMT तथा समुद्री मत्स्य उत्पादन 3.71 MMT और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन 9.71 MMT है। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष FIDF चिन्हित मत्स्य पालन अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य इकाइयों सहित पात्र संस्थाओं EE को निर्यातित वित्त ऋण प्रदान करती है। रियायती वित्त को नोडल ऋण प्रदाता इकाइयों नामक, मतलब इसे हम NLES कहेंगे, नामतः। और पहला है नाबार्ड, दूसरा है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसे NCDC बोलते हैं, NCDC, और तीसरा है सभी अनुसूचित बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र देखते हैं। वर्ष 2017-18 के अंत में विगत 6 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों क्षेत्र में लगभग 5.06% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। रोजगार वर्ष 2016-2017 के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संलग्न कुछ व्यक्तियों की संख्या 18.54 लाख थी, जबकि गैर पंजीकृत FPOs में 51.11 लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा रोजगार देखते हैं। ये PMKSY उसे बोलते हैं। समग्र मूल्य आपूर्ति श्रृंखला के साथ सुदृढ़ आधुनिक अवसंरचना तैयार करने हेतु कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए अनुसंधान आधारित सहायता प्रदान करता है।
इस योजना में विभिन्न घटक शामिल हैं, जैसे मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। इस योजना से लगभग 46.37 लाख किसानों को लाभ पहुंचने और लगभग 5.6 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। तो किससे? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से। नेक्स्ट है उर्वरक। तो उर्वरक नई यूरिया नीति 2015 NUP 2015 जिसे बोलते हैं के उद्देश्य में स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने, यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और सरकार पर सब्सिडी के बोझ को तर्कसंगत बनाना शामिल है। उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT प्रणाली। उर्वरकों में DBT प्रणाली के अधीन, DBT प्रणाली हम किसे बोलते हैं? तो ये उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को DBT बोलते हैं। तो DBT प्रणाली के अधीन विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थी को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर जारी की जाती है। किसानों क्रेताओं के लिए सभी सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री पॉइंट ऑफ सेल POS युक्तियों के माध्यम से ही जा रही है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, KCC आदि के माध्यम से की जाती है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कृषि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बजट सर्वेक्षण से आधारित है, थोड़ा बड़ा है ये, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, भले थोड़ी रुक के सुनिए लेकिन डिटेल में सुनिए इसे अच्छी से। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य प्रबंधन। खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसानों से पारिश्रमिक मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद, खाद्य सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न वितरण तथा खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरता के लिए खाद्यान्न बफर रखना है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो खाद्य प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों से पारिश्रमिक मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद, खाद्य सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न वितरण तथा खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरता के लिए खाद्यान्न बफर रखना है। FCI खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण का कार्य करती है, जबकि खाद्यान्नों का वितरण मुख्यतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाता है। कवरेज NFSA लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वितरण प्रणाली TPDS के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण जनसंख्या और 50% तक शहरी जनसंख्या को शामिल करने की व्यवस्था करता है। लगभग 80 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की विकेंद्रीकृत खरीद को प्रोत्साहित करने, स्ट्रेटेजिक रिजर्व सृजित करने, मुक्त बाजार बिक्री योजना OMSS और PDS सुधारों को बढ़ावा देने जैसे कई कदम उठाए हैं। PDS सुधारों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, EPOS मशीनों आदि के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकृत वितरण शामिल है। खाद्यान्न भंडारण मानक तो ये है, भारत सरकार ने बफर संबंधित मानकों को जनवरी 2015 में संशोधित किया था और बफर संबंधी मानकों के नाम परिवर्तित कर खाद्यान्न स्टॉकिंग कर दिया गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम स्टॉकिंग
मानदंडों को पूरा किया जा सके। TPDS अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति के लिए खाद्यान्न को मासिक आधार पर जारी किया जा रहा है। अप्रत्याशित रूप से फसल नष्ट होने से आपात स्थितियों से निपटने और आपूर्ति संवर्धन के लिए बाजारी हस्तक्षेप हेतु केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक का प्रयोग किया जा रहा है और इस प्रकार से मुक्त बाजार कीमतों को संतुलित करने में सहायता की जा रही है। अब हम जानते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना क्या है। तो यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन नामक, जिसे हम IMPDS बोलते हैं, नामक एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान FPS से उनके खाद्यान्नों की पात्रता हेतु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से NFSA के तहत राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ करना है। यह प्रणाली मोटे तौर पर उन कई प्रवासी भारतीयों को लाभान्वित करेगी जो देश भर में काम रोजगार की तलाश में या अन्य कारणों से देश में अपना निवास स्थान परिवर्तित करते रहते हैं और जो अंततः अपने मूल निवास स्थान से प्रवास करना NFSA के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के अपने कोटे से वंचित रह जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है। अब नेक्स्ट है NFSA TDPS के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन। सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में NFSA का कार्यान्वयन किया गया है। आवंटन राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को सामूहिक रूप से लगभग 604 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया। अधिप्राप्ति प्रतिशत विगत 5 वर्षों में उत्पादन के प्रतिशत के रूप में अधिप्राप्ति लगभग 45% के साथ अधिकतम थी। FCI की खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में 3 घटक शामिल हैं। खाद्यान्नों को सामूहिक लागत, प्राप्त संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण संबंधित लागत। खाद्यान्नों की सामूहिक लागत का वह भाग है जो आर्थिक लागत के परिकलन के समय FCI के पास उपलब्ध खाद्यान्न स्टॉक के भारित MSP के रूप में होती है। यह वृद्धि चावल और गेहूं दोनों के MSP में वृद्धि के कारण हुई है। वास्तविक आर्थिक लागत। वास्तविक MSP में एक यूनिट की वृद्धि को वास्तविक आर्थिक लागत में 0.48 यूनिट की वृद्धि होती है और इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। खाद्य सब्सिडी जानते हैं। खाद्य सब्सिडी तो प्रति क्विंटल आर्थिक लागत और प्रति क्विंटल केंद्रीय निर्गम मूल्य CIP के मध्य के अंतर से खाद्य सब्सिडी की मात्रा ज्ञात की जाती है। सब्सिडी की संरचना। खाद्य सब्सिडी में गेहूं और चावल की खरीद एवं वितरण तथा रणनीतिक भंडार को बनाए रखने हेतु FCI को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी एवं विकेंद्रीकृत खरीद के लिए राज्यों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी शामिल होती है। सब्सिडी में वृद्धि। विगत कुछ वर्षों में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली खाद्य सब्सिडी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह वर्ष
2009-2010 के लगभग 0.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-2016 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। सब्सिडी में वृद्धि के कारण अनेक कारण रहे हैं। सब्सिडी में वृद्धि के कारण अनेक कारण रहे हैं, जैसे NFSA पूर्ववर्ती TPDS की तुलना में अधिक व्यापक कवरेज प्रदान करता है। NFSA के अंत्योदय CIP केंद्रीय निर्गम मूल्य को सभी NFSA लाभार्थियों पर समान रूप से लागू किया है। निर्धारित मानकों की तुलना में अत्यधिक लाभ में खाद्यान्न भंडारित करना। APL परिवारों के लिए औसत CIP में गिरावट। CIP क्या होता है? तो ये केंद्रीय निर्गम मूल्य होता है। भंडारण क्षमता। केंद्रीय पुल से लिए गए खाद्यान्नों के भंडारण हेतु FCI के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम के पास उपलब्ध क्षमता के भाग और निजी क्षेत्र से लिए गए स्थान का उपयोग किया जाता है। यह लगभग 750.00 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें 617.60 लाख मीट्रिक टन के कवर किए गए गोदाम और 132.40 लाख मीट्रिक टन की कवर और प्लिंथ सुविधा शामिल है। उठाए गए कदम। क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि निजी उद्यमी गारंटी, जिसे हम PEG बोलते हैं, योजना 22 राज्यों में गोदामों के निर्माण का कार्य PPP मोड के आधार पर आरंभ किया गया है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना पूर्ववर्ती योजनागत स्कीम। यह योजना कुछ अन्य राज्यों सहित पूर्ववर्ती राज्यों में भी लागू की गई है। स्टील साइलो का निर्माण, भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण तथा संग्रहित खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ में वृद्धि करने के लिए PP मॉडल के आधार पर 100 LMT क्षमता का निर्माण करना। ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम ODMS कहते हैं, इसका उद्देश्य डिपो ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना है। आगे की राह। अब आगे की क्या राह है? किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को कुछ मूलभूत चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। मशीनीकरण और सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार को MSP, कृषि ऋण और फसल बीमा द्वारा किसानों की वित्तीय सुरक्षा के साथ संतुलित किए जाने की आवश्यकता है। दीर्घावधि में कृषि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को केवल कृषि व्यापार सहित कृषि अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हेतु खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक क्षेत्र के रूप में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में एक साथ सुधार की आवश्यकता है। चूंकि खरीद नीति और नीतिगत चैनलों के माध्यम से कृषि विकास खाद्य सुरक्षा से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता है। इस प्रकार सब्सिडी के युक्तिकरण के साथ नीतिगत सुधार और अवसंरचनात्मक विकास
संधारणीय कृषि विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। तो यह हमारा यहाँ पे समाप्त होता है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। यह भारत की बजट आर्थिक सर्वेक्षण का भाग था। आगे और भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, परंतु इस वीडियो को आप एक दो बार और सुन लीजिएगा, जिससे ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शायद फर्स्ट वीडियो में ना आए, पर सेकंड थर्ड वीडियो में और अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा।